नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्वान साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस सनराइज शिक्षा समूह में। दोस्तों, बात चल रही थी हिंदी व्याकरण के शब्द विचार के बारे में। हमने सबसे पहले पढ़ा था हिंदी में वर्ण विचार। अब पहले भाषा के बारे में बात की थी, फिर हिंदी की थी, फिर व्याकरण की थी, फिर लिपि पे आए, फिर वर्णों पे आए और वर्णों से संधि पढ़ी। और पिछले भाग में जब हमने चर्चा की थी शब्द विचार की, उस समय शब्द का पता लगाया था कि शब्द क्या होते हैं। अब शब्द की बात की थी हमने, शब्द के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हुए हमने वर्णों के सार्थक योग से बने शब्द को शब्द कहा जाता है, यह बात हमने की थी। वर्णों का सार्थक योग होने से, सार्थक का मतलब होता है सही। अब किसी बिंदु को, आपको एक विशेष जानकारी दूंगा कि किसी बिंदु को अगर आप तैयार कर रहे हो, कहीं पुस्तक से कहीं किताब से, किसी भी बिंदु को अगर आप पढ़ रहे हो तो उस बिंदु की मुख्य जानकारी, उस बिंदु के बारे में समझना होता है, उस बिंदु के पास पहुंचना जरूरी होता है। इस शब्द का मतलब क्या होता है, यह शब्द कैसे बना, शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सारी बातें जाननी जरूरी होती है। अब सार्थक वर्णों के योग से शब्द बन गया। अब शब्द किस प्रकार से शब्द की रचना हुई, अब शब्दों के बारे में हम विस्तार से कुछ जानकारी हासिल करेंगे, जिनमें हमने सबसे पहले इनकी 4 इकाइयों के बारे में बात की थी जो अलग अलग थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति किसे कहते हैं? स्रोत। स्रोत के आधार पे, जिस साधन के आधार पे, जिन्हें उत्पत्ति कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा व्युत्पत्ति। अब व्युत्पत्ति क्या होता है? व्युत्पत्ति का मतलब बनावट, रचना, संरचना, ये सारी बातें। फिर हमने पढ़ा था अर्थ। अब अर्थ का मतलब तो आप जानते ही हो, किसी चीज का पता लगाना, किसी वस्तु का पता लगाना, भाई इनका अर्थ क्या है, इनका मतलब क्या है, इनका रहस्य क्या है। अब उनके बाद में हमने पढ़ा था विकार। अब विकार का मतलब भी आपको भली भांति इनके बारे में जानकारी होगी। विकार का मतलब क्या होता है, भाई विकारी शब्द किसे कहते हैं, विकार का मतलब क्या होता है। विकारी, विकारी 2 प्रकार के होते हैं। विकार का मतलब परिवर्तन। अब किस प्रकार से परिवर्तन, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी बातों के बारे में जानेंगे। उनसे पहले हम लोग इनका पहला ही बिंदु उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। अब उत्पत्ति में हमने क्या पढ़ा था? उत्पत्ति में हमने 5 भाग लिए थे। कितने भाग? 5 भाग। इनके बारे में, इनको एक बार भूल जाओ आप। क्यों भूल जाओ? क्योंकि जिस चीज के बारे में, जिस शब्द पे, जिन बातों पे हम लोग रुके हुए थे, वहीं से जानकारी हासिल करेंगे, वहीं से पढ़ेंगे। अब ये बातें जब हमारे सामने आएगी, उस समय इन बातों के बारे में संपूर्ण विस्तार से बात करेंगे। अभी हमें केवल इनके 5 जो भाग थे उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। भाई पांचों के नाम भी आपको बता चुका हूं। एक था तत्सम, दूसरा था तद्भव, तीसरा था, इन 2 के बारे में तो हमने विस्तार से पढ़ लिया, इन 2 को तुलनात्मक ढंग से पढ़ लिया। अब मेरे कहने का मतलब है, इनकी परिभाषाएं आपको किताबों में मिल जाएगी, इनके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का आशय यह है कि हमें अगर किताबों से याद करना है तो हम किताबें घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई हमें दुविधा नहीं होती है। लेकिन केवल किताबों के माध्यम से जानकारी हासिल नहीं होती, इनके अर्थ को, इनके कंसेप्ट के अंदर जाके इनके रहस्यों को जानना होता है। भाई तत्सम होते क्या है, तद्भव होते क्या है, इनके बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए इनको अंदरूनी, इनकी गहराई में, इनकी गहनता में, इनके केंद्र बिंदु तक, इनके मध्य तक, हमें इनके अंदर तक, इनकी गहराइयों तक जानकारी हासिल होनी जरूरी है। मेरा उद्देश्य केवल याद करना नहीं है। याद करना होता तो किताब की सीधी परिभाषा लिख के याद कर सकते थे। मेरे कहने का मतलब इन सारी बातों को हमें विस्तार से जानना है, ये चीज होती क्या है। अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तत्सम आपको बता दिए गए, तत्सम किस प्रकार से होते हैं, और उनके मैंने 5 नियम भी लिखाए। तत्सम और तद्भव दोनों तुलनात्मक ढंग से पढ़ाए थे।
और इनके कुछ नियम भी लिखाए थे कि इनका मतलब ये होता है और ऐसे हमें पहचान होगी। हमें केवल सहयोग के लिए, मैं 100% भी नहीं कहता हूं कि ये बातें जो बताई वो सत्यता के तौर पे ये नहीं कहता हूं कि 100 में से 100% वही बातें जो मैंने बताई वो लागू होगी। मेरे कहने का मतलब आपको केवल आसानी के लिए वो बातें बताई गई थी, बाकी इनको याद नहीं करने का मतलब था कि आप इनको एक बार देख के आराम से इन प्रकार की चीजों को आप हल कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो 6 नियम बताए 6 में सब के सब आपके सोल्व हो जाएंगे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। अब देखिए, मैंने केवल एक इसको आसान करने का एक माध्यम बताया था। अब इनके आगे वाला बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे हमने लिया था देशज, जो आज हम इनके बारे में शुरुआत करेंगे। देशज होता क्या है और इनका निर्माण किस प्रकार हुआ, इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं, आज उन सारी बातों को जानेंगे। और चौथा लिया था विदेशी। क्या लिया था? विदेशी। अब विदेशी के बाद में हमने 5वें नंबर पे एक संकर नामक शब्द को और जोड़ा था, जिन्हें मिश्रित भी कहते हैं। अब देखिए, इनके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक को अलग अलग रूप में पढ़ेंगे। अब हमने शब्द के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हुए हम केवल उत्पत्ति की ओर चलते हैं और उत्पत्ति के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? अब देखिए, उत्पत्ति में हमने तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे देशज के बारे में। देशज क्या होता है, यह तीसरा बिंदु। और चौथा बिंदु लेंगे हम विदेशी, जिन्हें विदेशज भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले देशज के बारे में। देशज की परिभाषा आपको अपनी किताब में मिल जाएगी, पर फिर भी मैं आपको इनकी परिभाषा भी बताऊंगा और इस कंसेप्ट की गहराई तक ले जाऊंगा कि देशज का हमें केवल यह पता लगाना है। परिभाषा याद करना और इनके उदाहरणों को पढ़ना, यह याद करने की प्रक्रिया होती है और हमें याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब इनकी गहनता का अध्ययन कर लेंगे, जब इनके अंदरूनी भागों तक हम पहुंच जाएंगे, जब इनको पढ़ लेंगे, इनको समझ लेंगे कि ये चीज क्या है, तो उस समय हम इनके उदाहरणों को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये शब्द कौन सा है, देशज है, विदेशी है, तत्सम है, तद्भव है, क्या है। इनके बारे में हम जान लेंगे। जैसे कि उन 6 नियमों के माध्यम से हम इतना जान चुके कि भाई हमारी हिंदी भाषा सरल होती है, जो हमें कठिन लगते हैं वो तत्सम है, बाकी तद्भव है। इन सारी बातों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब केवल देशज के बारे में अब हम इसका पता लगाएंगे, देशज का मतलब क्या होता है, देशज होता क्या है। तो देशज का मतलब होता है देश योग जय। अब देश मान लो अपना ही देश, ऐसा मान लो अपना ही देश। जय का मतलब होता है जन्म लेने वाले, जन्म लेने वाले, अपने ही देश में जन्म लेने वाले शब्द देशज शब्द। ये परिभाषा बनाओगे। बिल्कुल जी, आप ये परिभाषा बनाने का तौर तरीका सही है, लेकिन इनमें जब इनको समझोगे, जब इनकी गहराई से इनकी जानकारी हासिल करेंगे, तब आपको पता चलेगा देशज होता क्या है। मानो हम बात करते हैं राजस्थान की। आपने राजस्थान के नक्शे के बारे में जब भी भूगोल में पढ़ा होगा, जिस समय राजस्थान का आकार किस प्रकार है, पतंगाकार, ऐसा आपने माना था। अब देखिए, हम केवल इस नक्शे के माध्यम से केवल इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि भाई देशज होते क्या है। अब देशज का इस नक्शे से क्या मतलब है? देशज का इस नक्शे से कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं, मान लो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बात है। यहां वो चित्तौड़गढ़, उदयपुर सारे जिले पड़ते हैं, तो या नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा वो आ जाते हैं। तो इन जिलों में, मेरे कहने का मतलब, मैं केवल आपको एक इशारा कर रहा हूं, आपको केवल एक संकेत कर रहा हूं, एक माध्यम बता रहा हूं कि इन क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है, मेवाड़ी। कौन सी? मेवाड़ी। अब हमारा जोधपुर है मान लो, तो जोधपुर में कौन सी बोली जाती है? जोधपुर में मारवाड़ी। मान लो वो सीकर, वो झुंझुनू है, वहां कौन सी बोली जाती है? सीकर झुंझुनू साइड में हमारी भाषा बोली जाती है शेखावाटी।
अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती है, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग है। जयपुर की ढूंढाड़ी, अलग अलग क्षेत्रों की हाड़ौती, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं। उनके बारे में हमें जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें केवल समझने के लिए इन 3 भाषा नहीं, 2 भाषा के माध्यम से भी हम समझ पाएंगे कि भाई ये चीज मैंने क्यों बनाई, इस चीज का मतलब मेरे समझाने का माध्यम है। मानो मैं मारवाड़ी हूं, मैं मारवाड़ क्षेत्र से रहने वाला हूं, मैं जोधपुर का हूं, मैं हूं जोधपुर का। एक आदमी मेरे समक्ष जो सामने खड़ा है वो है शेखावाटी क्षेत्र, मानो झुंझुनू या सीकर का। अब मैं उनसे क्या कर रहा हूं, बातें कर रहा हूं उनके सामने, उनसे चर्चाएं कर रहा हूं, उनके सामने बातें कर रहा हूं। अब वो अपनी बोली, अपने क्षेत्र की बोली के अनुसार मेरे से चर्चा करेगा, मेरे से बात करेगा। तो मैं भी, वो शेखावटी में बात करेगा, वो उनकी क्षेत्रीय बोली है, मैं भी मेरी मारवाड़ी भाषा जो मेरी क्षेत्रीय बोली है उन क्षेत्रीय बोली के अनुसार इनसे बात करूंगा, इनसे चर्चा करूंगा। तब क्या होगा, तब होगा क्या हमें समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरी मारवाड़ी बोली अलग है, इनकी शेखावटी बोली अलग है। तब हम दोनों में जो हम भाषा शैली से जिस प्रकार ले जैसे बात कर रहे हैं वो हमारा संतुलित तौर पर सही तौर तरीके से बात नहीं कर पाएगा। तब हमारे बीच में बात का कोई सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। तब हम दोनों क्या करेंगे, हम एक भाषा का चयन करेंगे। शेखावटी क्षेत्र का भी जो बंदा, जो आदमी मेरे सामने बात कर रहा है और मारवाड़ी क्षेत्र का आदमी, अब दोनों आपस में किस भाषा का चयन करेंगे? मानो हिंदी भाषा का चयन करेंगे। अब दोनों किस भाषा में बात करेंगे? हिंदी भाषा में। दोनों को समझ में भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन इन दोनों में समस्या क्या होगी? आप अपने ऊपर बात लेके सोचिए कि मानो आप किसी में हिंदी से बात करते हो, हिंदी में किसी से बात कर रहे हो, लेकिन क्षेत्रीय प्रभाव की ऐसे कई शब्द हैं जो न चाहते हुए भी, आप नहीं चाहते हो कि मैं इस शब्द बोलूं, लेकिन अपने क्षेत्रीय प्रभाव के कारण वो शब्द अपने मुख से निकल जाते हैं। वही शब्द शेखावटी क्षेत्र वाला भी अपने क्षेत्रीय शब्दों को इस हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लेता है और अपना मारवाड़ी भी इस क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लेता है, और वही शब्द देशज कहलाते हैं, वही देश में जन्म लेने वाले होते हैं। कैसे? मानो अपनी मारवाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं, एक किसान परिवार खुरपा काम में लेता है, तो हम इस खुरपे को हिंदी में क्या कहेंगे? अपनी क्षेत्रीय भाषा के अनुसार ही इस शब्द को यूज में लेंगे। क्यों? हमें पता नहीं होता है। मानो अब हिंदी भाषा की कितनी बात कर लो, लेकिन मानो एक शब्द है हड़बड़ाहट, फटाफट, कई अनेकों ऐसे शब्द हैं जो हमारी क्षेत्रीय भाषा के अनुसार हमें बोलने में आसानी होती है, जिनकी वजह से बोल पाते हैं। अब कैसे? मानो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता दूं, जैसे कि अब इन शब्दों की बात करें देशज की, तो देशज में आप कहोगे कि भैया आप क्या कर रहे हो, आप कहां के रहने वाले हो? इन शेखावटी क्षेत्र वालों को पूछोगे, उनमें अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है, तब वो चीज आपको पता नहीं है, तब आप कहोगे आप मुझे खुरपा दो। अब वो ये समझ नहीं पाएगा खुरपा होता क्या है। अब इनको तो पता है नहीं, क्यों? ये इनकी बोली अलग है, हमारी बोली अलग है, फिर भी न चाहते हुए भी इन शब्दों का हम क्या कर लेते हैं? प्रयोग कर लेते हैं, और यही शब्द हमारे देश में जन्म लेने वाले होते हैं, इसलिए इन शब्दों को क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। अब इनकी परिभाषा पे आइए, इनकी परिभाषा क्या कहती है? इनकी परिभाषा कहती है कि आंचलिक क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, आंचलिक भाषा के क्षेत्रीय प्रभाव के कारण कुछ शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वही देशज शब्द कहलाते हैं। आंचलिक भाषा के कुछ शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण अपनी हिंदी भाषा में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, वही शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अब हमारी आंचलिक भाषाएं जो मारवाड़ी है, और इनके कुछ शब्द जो हम न चाहते हुए भी इस भाषा में प्रयुक्त कर रहे हैं, वही शब्द क्या है? देशज शब्द है। अब देशज के बारे में तो आप विस्तार से संपूर्ण जानकारी हासिल कर चुके होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। अब बात करते हैं विदेशी शब्द की।
विदेशी शब्द क्या होता है, उनके बाद में इस अंकर की करेंगे 5वें नंबर पे। अभी हम विदेशी शब्द के बारे में बात करते हैं, विदेशी शब्द क्या होता है, अभी हम विदेशी के बारे में विस्तार से जानेंगे। बात करते हैं विदेशी शब्द की। विदेशी शब्द क्या होता है, सबसे पहले हमने 1 नंबर पे तत्सम, तद्भव, फिर देशज। अब बात कर रहे हैं विदेशी और उसके बाद में संकर के बारे में जानेंगे, लेकिन उनसे पहले विदेशी। अब विदेशी शब्द वि योग देशी। अब देखिए देश योग जय, विदेशज भी कहते हैं विदेशी शब्दों को। वी का मतलब होता है अन्य देश में जन्म लेने वाले, जय का मतलब जन्म लेने वाले, अन्य देश में जन्म लेने वाले शब्द। अब कैसे वो भी हम बात करेंगे, ये अन्य देशों में जन्म लेने के बावजूद हमारे देश में कैसे आए और इनकी हमारे देश में क्यों आवश्यकता पड़ी, अगर आ भी गए तो हम इनका प्रयोग क्यों कर रहे हैं। देशी तो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, आंचलिक भाषाओं के कुछ शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए गए, इसलिए हम लोग उनका उपयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इन विदेशी शब्दों का हम क्यों यूज कर रहे हैं, इनका उपयोग हम क्यों कर रहे हैं, वो सारे कारण, उन सारी बातों के बारे में अब हम जानेंगे। आपको ये तो पता चल गया विदेशी शब्द कैसे कहते किसे है, विदेशी शब्द का मतलब अन्य देश से। अब अन्य देश से कैसे, जैसे हिंदी और संस्कृत को छोड़कर, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर, अब हिंदी और संस्कृत को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो अपनी ही भाषा है। तत्सम और तद्भव की संस्कृत सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा थी और हिंदी अभी वर्तमान में ये हमारी भाषा में बन गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये भाषा तो अपनी ही है और ऐसे भी कई देश हैं जहां हिंदी और संस्कृत भाषा का आज भी प्रचलन है और प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे कई देश हैं। तो उन भाषाओं को छोड़ करके अन्य कोई भाषा, जो भाषा के शब्द हैं वो हमारे देश में प्रचलित हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। कैसे, अब उनके बारे में जानते हैं। देखिए उदाहरण तो आपको खूब मिल जाएंगे और उदाहरण के बारे में चर्चा करने से पहले हम पहुंचते हैं इनकी गहराई की ओर। मेरे कहने का मतलब ये शब्द आए कहां से, तो बात करते हैं ये शब्द अन्य देशों से आए। आए कैसे, अन्य देशों से आए तो आए कैसे। अब आए कैसे, तो 1 नंबर पे ले लेते हैं राजनीतिक तौर पर। राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कैसे आए कि यहां पुराने जमाने में, पुराने समय में, पुरातत्विक काल में यहां विदेशियों का राज था और उस समय वो अपनी भाषाओं की या छवि, कुछ शब्द ऐसे छोड़ के चले गए जिनका प्रभाव आज भी चलता है, जिनका प्रभाव आज भी चलता है, वे राजनीतिक तौर पर आ गए। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, जो आज हमारा देश धर्म के आधार पर या सामाजिक मान लेते हैं, सामाजिक तौर पर अपने समाज में रह करके, राजनीतिक तौर पे जो आए अपने समाज के आधार पर, अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार, जैसे कि अलग अलग, मानो अलग अलग देशों की मानो अलग अलग भाषा है, तो अपने समाज के आधार पर, जिस समाज के जिस क्षेत्र में जैसे लोग रहते हैं, लेकिन कई शब्द उस समाज के आज यहां भी यूज ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वह सामाजिक तौर पर हमारे देश में आ गए। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, तो बात करें धार्मिक तौर पर। किस तौर पर, धार्मिक तौर पर। धार्मिक का मतलब होता है मानो ईसाई, मुस्लिम, सिख, हिंदू, अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषा है, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं, जो कभी भारत में, कभी अलग अलग देशों में अपनी यात्राओं के माध्यम से, अपने धर्मों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से वह लोगों तक अपनी भाषा शैली पहुंचाते हैं और ऐसे शब्द छोड़ के जाते हैं जो आज भी हमारे देश में प्रचलित रहते हैं। अब चौथे नंबर पे बात करें तो आर्थिक तौर पर। किस तौर पर, आर्थिक तौर पर। आर्थिक का मतलब क्या होता है, आर्थिक का मतलब होता है जो व्यापार
जो सौदा, जो व्यापारिक रूप से आज भी हम एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार की बातें कर रहे हैं, जो सामान खरीद रहे हैं और उनको दे रहे हैं, तो व्यापार के तौर पर, आर्थिक तौर पर भी उनसे जो मेल मिलाप होते हैं, उनसे भी कई शब्द आर्थिक तौर पर भी हमारे भारत देश में प्रवेश करते हैं और उन शब्दों का आज भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऐसे अनेकों कारण हैं जिन कारणों से हमारे देश में ये विदेशी शब्द आ जाते हैं। चलो, विदेशी शब्द आ जाते हैं, लेकिन हम इनका उपयोग क्यों करते हैं, हम इनका प्रयोग क्यों करते हैं? चलो इस बात को जानते हैं। राजनीतिक तौर पे आगे, सामाजिक तौर पे आगे, धार्मिक तौर पे आगे, आर्थिक तौर पे आगे, और भी कई कारण हैं जिन कारणों की वजह से ये हमारे देश में आ जाते हैं, लेकिन हम इनका प्रयोग क्यों करते हैं? तो हमारा इनका प्रयोग करने का यही कारण है कि जो शब्द हमारी हिंदी से भी क्या होते हैं, सरल होते हैं, हमें बोलने में आसानी होती है, हमें हिंदी से भी सरल लगते हैं, जिनकी वजह से ये शब्द हम बोलते हैं, इनका उपयोग करते हैं। अब कैसे, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, बाकी अनेकों उदाहरण हैं। मानो रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी मान लो ये शब्द है, तो इनमें भी अलग अलग शब्दों का योग है, उर्दू भाषी अलग अलग शब्दों का योग है। चलो बात करते हैं इनके उदाहरण की ओर। इनका उदाहरण लेते हैं, मानो ले लिया रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन, स्टेशन का मतलब होता अंग्रेजी शब्द है ये। इनको हिंदी भाषा में, जब इनको हिंदी भाषा में प्रयुक्त करेंगे, हिंदी भाषा में बोलेंगे, यह हमें बोलने में आसान लगता है, लेकिन जब इनको हिंदी भाषा में प्रयुक्त करेंगे तब इनका अर्थ क्या निकलेगा? इनका अर्थ निकलेगा लोहे पथगामिनी। रेलवे का मतलब लोहे पथगामिनी आवत जावत विश्राम गृह स्थल। रेलवे स्टेशन विश्राम गृह स्थल, स्टेशन का मतलब, रेलवे का मतलब लोहे पथगामिनी आवत जावत। रेलवे स्टेशन का मतलब लोहे पथगामिनी आवत जावत विश्राम गृह स्थल। मेरे कहने का मतलब हिंदी में इतना लंबा हो जाता है जिनकी वजह से हमें बोलने में दुविधा होती है, हमें बोलने में कठिनाई होती है, जिनकी वजह से इन शब्दों का क्या प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं अपनी हिंदी भाषा में जोड़कर, और विदेशी शब्दों को इसलिए हमारी हिंदी भाषा में लाया गया है। मान लो शब्द ले लिया टाइम। प्रत्येक आदमी बात करता है जब भी यही पूछता है टाइम क्या हुआ है। कोई नहीं कहता है समय क्या हुआ है, समय के बारे में बात ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए यह शब्द बहुत आसान हो गया, जिनकी वजह से इन शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। मान लीजिए आप हॉस्पिटल, और भी अन्य कहीं ले लीजिए, हॉस्पिटल है, हॉस्टल है, जो अर्धचंद्र बिंदु विदेशी माने गए या आगत माने गए, जिनको हॉस्पिटल, हॉस्टल, डॉक्टर और भी कई शब्द आप ले सकते हैं, जिन्हें विदेशी कहा जाता है और हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। अब बात करेंगे आगे के संकर शब्द या मिश्रित शब्द, जिन्हें मिश्रित भी कहते हैं। अब देखिए, मिश्रित का मतलब, संकर का मतलब क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है, इनके अर्थ के बारे में जानेंगे। तो इनका अर्थ होता है दो अलग अलग शब्दों का योग, दो अलग अलग शब्द। अब कैसे दो अलग अलग शब्द? मेरे कहने का मतलब, अभी हमारे बात चल रही थी विदेशी देशी, तो यहां दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों का योग होगा, जिन्हें संकर कहते हैं। अब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द एक साथ कैसे प्रयुक्त होते हैं, तो वो भी जानिए। दो अलग अलग शब्दों का एक ही शब्द के रूप में प्रयुक्त होना कैसे, जिन्हें संकर शब्द कहते हैं। कैसे वो जानिए। मान लो उदाहरण ले लिया अग्नि बॉक्स। अग्नि बॉक्स क्या ले लिया? अग्नि बॉक्स। अब अग्नि ये किस भाषा का है? ये हमारा तत्सम शब्द संस्कृत मूल भाषा का है। यह तत्सम संस्कृत मूल भाषा का शब्द है। और बॉक्स किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का। किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब देखिए, अग्नि और बॉक्स दोनों को एक ही शब्द के रूप में, एक ही शब्द के रूप में बांधा गया है, लेकिन दोनों
अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, इसीलिए इसे संकर या मिश्रित शब्द कहा जाता है। और भी उदाहरण ले लीजिए, बम ब्लास्ट है। अब देखिए और भी चश्मागर है। अनेकों ऐसे शब्द हैं जो आप अपने शब्दकोश से, अपने विवेक से, अपने मनोयोग से ले सकते हैं। उन्हें संकर या मिश्रित किसे कहते हैं? दो अलग अलग भाषाओं के शब्द एक ही सूत्र में बांधे हुए होते हैं, एक ही जगह प्रयुक्त होते हैं, एक ही स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, एक ही साथ प्रयुक्त होते हैं, वह संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। अब यह भी बात आप जान चुके होंगे। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के बाद में दूसरे नंबर पर व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति क्या होती है? व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट, रचना या संरचना के आधार पे। उत्पत्ति का मतलब था स्रोत के आधार पे। स्रोत के आधार पे हमने अलग अलग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों का अलग अलग विवरण पढ़ा। अब पढ़ेंगे व्युत्पत्ति, जो बनावट और रचना और संरचना के आधार पे इनके कितने भाग होते हैं। तो इनके 3 भाग होते हैं। तीनों भागों का अलग अलग विवरण अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं दूसरा भाग, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर तो देखिए, व्युत्पत्ति जिन्हें बनावट, संरचना कहा जाता है, जिन्हें बनावट या संरचना कहा जाता है। कैसे बनावट? जैसे कि शब्दों को बनाने की, शब्दों के बनावट की 4 इकाइयां ली गई है, जो पहले भी आपके सामने विवरण रख चुका हूं मैं। 1 नंबर, संधि से शब्दों का निर्माण किया जाता है, ये चर्चा हम कर चुके हैं। दूसरे नंबर पे हमने समास के बारे में अभी चर्चा नहीं की है, जो आगे आने वाली कक्षाओं में करेंगे। समास से भी शब्दों का निर्माण होता है। तीसरे नंबर पर बात करें तो उपसर्ग से भी शब्दों का निर्माण होता है। और चौथे नंबर पे बात करें तो प्रत्यय से भी शब्दों का निर्माण होता है। ये 4 इकाइयां हैं जिनसे शब्दों का निर्माण किया जाता है, जो शब्द निर्माण की, शब्द के बनावट की प्रमुख इकाइयां मानी गई है। शब्द निर्माण की कितनी इकाइयां हैं? 4 इकाइयां, जो आपके समक्ष पेश कर दी और इनसे पहले भी बता चुका हूं। अब व्युत्पत्ति बनावट के आधार पे क्या इन 4 इकाइयों को शामिल करेंगे? जी, इन 4 इकाइयों को शामिल करेंगे, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर 3 जो अलग अलग प्रकार हैं, वो प्रकार दिए गए हैं। ये तो इकाइयां हैं शब्द बनाने की। ये व्युत्पत्ति में मानो, उत्पत्ति में मानो, सभी जगह इन्हीं से शब्दों का निर्माण होता है, जिनको अलग करने पर भी उनका अलग अर्थ निकलता है और शामिल रूप से भी उनका अर्थ निकलता है। कैसे? संधि के बारे में अनेकों उदाहरणों के माध्यम से जान लिया, आगे की बातें भी जानेंगे, लेकिन उनसे पहले व्युत्पत्ति के बारे में प्रत्येक चीज को समझने से पहले उनके कंसेप्ट की गहराई तक जाना जरूरी होता है, जिनके बारे में जानना जरूरी होता है। अब देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? 1 नंबर पे बात करें तो रूढ़ शब्द। अब ये रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द लिया। दूसरे नंबर पे बात करें तो यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द। और तीसरे नंबर पर बात करें तो आपको मिलेगा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। अब ये होते क्या है? मान लिया रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या है? तो सबसे पहले रूढ़ शब्द के बारे में ही बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ये रूढ़ शब्द क्या होता है? तो देखिए, रूढ़ शब्द का मतलब, रूढ़ का मतलब क्या होता है? रूढ़ का मतलब होता है निश्चित। रूढ़ का मतलब क्या होता है? निश्चित। किसी भी शब्द का पहले उनके अर्थ के बारे में जानिए, उनका अर्थ क्या निकल रहा है, वो हमें किन की ओर संकेत कर रहा है, किन की ओर इशारा कर रहा है। अब रूढ़ का मतलब हो गया निश्चित। वे शब्द जो निश्चित होते हैं, अपना अस्तित्व बना के रखते हैं। अब अस्तित्व कैसे? जैसे कि मान लो, इनकी परिभाषा के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इस कंसेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन नहीं करते, अपने रूप पर निश्चित
अस्तित्व रखते हैं। वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये परिभाषा नहीं लिखाई मैंने केवल आपको एक इशारा किया, केवल समझाने का प्रयास किया। कैसे? मान लो शब्द ले लिया नल, अब इनको अलग अलग संधि के हिसाब से टुकड़े करेंगे, तब ये दो अलग अलग वर्णों के रूप में आपको मिल जाएंगे। तब क्या करेंगे? वर्णों के रूप में मिल जाएंगे। इन दोनों का अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा। जब ये साथ में है तभी इनका अर्थ है। मतलब निश्चित नाम, जैसे कि ये पेन है, मान लो इसे मार्कर के रूप में मानते हैं। ये श्यामपट है, जैसे कि कोई पुस्तक है, जिनका निश्चित नाम होना चाहिए, जो निश्चित अपना अस्तित्व रखते हैं, जो निश्चित अपना नाम रखते हैं, वही रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब एक लाइन के माध्यम से, एक पंक्ति के माध्यम से इस पूरे बिंदु को बांधना चाहूंगा, पूरे बिंदु के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो संज्ञा, समास, प्रत्यय और उपसर्ग से कभी नहीं बदलते, इनमें कभी नहीं लगते, इनमें कभी नहीं होते, वही शब्द हमेशा रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नल में, श्यामपट में, इनमें कभी संधि, समास, उपसर्ग, जैसे कि मैंने बताया था ना पहले भी, संयोग से बनने वाले, ये संयोग मान लीजिए। अब बात करते हैं रूढ़ शब्द, आपको समझ में आया होगा यौगिक शब्द की। अब हम पढ़ेंगे यौगिक शब्दों के बारे में। यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो यौगिक शब्द वे होते हैं, अब इनमें केवल बदलाव इतना ही है, यौगिक शब्द वे होते हैं, मानिए योग धन इक, योग धन इक। अब योग का मतलब होता है जोड़ना, तो हमें पहले भी पता चल गया कि भाई ये जुड़कर बने हुए होते हैं। अब किन से जुड़े हुए हैं? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनसे जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इनमें एक मुख्य बात है जो बिल्कुल हमें अलग ही दिशा की ओर ले जा रही है, वह विशेष बात है, इनका ध्यान रखना कि यौगिक शब्दों में बहुव्रीहि समास का कभी प्रयोग नहीं होता है। बहुव्रीहि समास को छोड़कर जो संधि, समास के दूसरे, उपसर्ग और प्रत्यय के सारे उदाहरण, कोई भी उदाहरण ले लो। आपने संधि के इतने उदाहरण लिए, मानो भानु प्लस उदय, भानु योग उदय, जब इसे बनाओगे तब हो जाएगा भानुदय। यह दीर्घ संधि का है। कैसे? छोटा ऊ मिलकर के बड़े ऊ की, दीर्घ ऊ की हमें ध्वनि उच्चारित करवाते हैं और दीर्घ ऊ बनाते हैं। यह दीर्घ संधि का है। स्वर संधि में मानो भानु का मतलब क्या होता है? सूर्य। उदय का मतलब उगना। अब आप सोच लीजिए, कहने का मतलब अलग होते ही इनके अर्थ अलग अलग हो गए। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि यौगिक शब्दों में ये कभी निश्चित नहीं होते हैं, इनको अलग करने पर इनका अर्थ अलग अलग हो जाता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इनमें बहुव्रीहि को छोड़ करके, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और बहुव्रीहि को छोड़ करके सभी समास विद्यमान होते हैं या सभी समासों से बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं योग रूढ़ की। किसकी बात करते हैं? योग रूढ़ की। योग रूढ़ क्या होता है? मान लो यौगिक में तो रूढ़ तो निश्चित है, यौगिक में रूढ़ योग रूढ़ मतलब दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना शब्द यौगिक शब्द था। अलग अलग थे, दोनों का अलग अलग अर्थ हो रहा था, ऐसा माना था हमने। अब मानते हैं योग रूढ़ का। अब योग का मतलब दो रूढ़ चिन्हों को हमने जोड़ा, उसके बाद में एक रूढ़ हमारे पास में बच गया। अब आप शायद मेरी बात को समझ रहे होंगे, इनमें तीन अर्थ निकलते हैं। तीन अर्थ कैसे? बहुव्रीहि के सभी उदाहरण, इनको छोड़ करके बहुव्रीहि के सभी उदाहरण योग रूढ़ में हमेशा विद्यमान होते हैं। बहुव्रीहि के सारे उदाहरण कैसे शब्द हैं? योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द कैसे है बहुव्रीहि के? तो देखिए, मान लो हमने ले लिया गजानंद, तो इसका हो जाएगा गज योग आनंद। अब देखिए,
मेरे कहने का मतलब गज का मतलब क्या होता है? हाथी। गज का मतलब क्या होता है? हाथी। अब आनन का मतलब क्या होता है? चेहरा। अब इसका अलग अर्थ निकल रहा हाथी, इसका अलग अर्थ निकल रहा चेहरा। तो दो रूढ़ शब्द तो हमें मिल गए, दो रूढ़ शब्द तो हमें मिल गए, लेकिन इसका तीसरा अर्थ हमें रूढ़ प्राप्त करता है। हाथी का चेहरा किसके समान है? गणेश, गजानंद गणेश जी के समान। तो ये तीसरा रूढ़ शब्द भी हमें मिल रहा है और इनका मतलब हमें ये योग रूढ़ शब्द के रूप में प्राप्त हुआ। मेरे कहने का मतलब रूढ़ शब्द हमेशा अपना निश्चित अर्थ रखते हैं, योग रूढ़ शब्द अलग होने पर अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। रूढ़ शब्द में, रूढ़ शब्द कभी संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय से नहीं बने हुए होते हैं। यौगिक शब्द हमेशा संधि उपसर्ग प्रत्यय और बहुव्रीहि समास को छोड़ करके सभी उदाहरणों से बने हुए होते हैं और योग रूढ़ शब्द हमेशा बहुव्रीहि समास के उदाहरणों से, बहुव्रीहि समास से ही बने हुए होते हैं। तो ये बात आपको व्युत्पत्ति के आधार पे समझ में आ गई होगी। आगे पढ़ेंगे तीसरा अर्थ के आधार पर। आगे क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर। चलिए तीसरे नंबर पर बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। तो दो कौन कौन से होते हैं? एक नंबर पे लिया सार्थक शब्द, दूसरे नंबर पर लिया निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या होते हैं और निरर्थक शब्द क्या होते हैं, अब बात करेंगे इनके बारे में। सार्थक का मतलब क्या होता है और निरर्थक का मतलब क्या होता है। जब इनको अलग अलग रूप में लिखेंगे तब हमें प्राप्त होगा सहयोग, अर्थ योग के, और निरर्थक का अलग अलग अर्थ निकालेंगे तब हमें प्राप्त होगा निर्योग, अर्थ योग के। अब जो आगे उपसर्ग लगे हुए हैं से और निर, निर का मतलब होता है के बिना, के बिना, और से का मतलब होता है साथ में। किसके साथ में? अर्थ के साथ में। किसके बिना? अर्थ के बिना। अब निरर्थक का मतलब तो आप जान गए होंगे, वे शब्द जो अर्थ के बिना होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वे निरर्थक होते हैं, और जिनका अर्थ होता है, जो अर्थ के साथ में होते हैं, वो हमेशा सार्थक कहलाते हैं। अब ये बात तो आप जान चुके होंगे, लेकिन हमारी जब हमने शब्दों के बारे में बात की, जब शब्द की शुरुआत हुई थी, उस समय हमने शब्द की परिभाषा बनाई थी। वो क्या परिभाषा थी? वो परिभाषा थी दो वर्णों के योग से, दो सार्थक वर्णों के योग से बने शब्द को ही शब्द कहा जाता है। दो सार्थक वर्णों का योग होगा तभी शब्द का निर्माण होगा। सार्थक मतलब अर्थ निकलना वाला दो वर्णों रो योग करवायो, जना अपन कहीं प्राप्त हुई, शब्द प्राप्त हुई। मारो कहनो मतलब ओ हुई कि दो वर्णों रो योग करवा परो और सार्थक वर्णों रो योग करवायो, जना अपन ने शब्द की प्राप्ति हुई। अब यहां क्या कह रहा है? यहां ये बात बता रहा है कि निरर्थक शब्द, अब इनका तो अर्थ ही नहीं है, फिर इनको शब्द में क्यों लाया गया? अब बात यह बनती है कि दो सार्थक वर्णों का योग करवाएंगे तभी शब्द का निर्माण होगा, लेकिन ये निरर्थक, इनका तो कोई अर्थ ही नहीं है। सार्थक का तो अर्थ है, जो अर्थ के साथ में मिलकर के बने होते हैं शब्द, वही सार्थक शब्द होते हैं, लेकिन जिनका अर्थ जो अर्थ के बिना होते हैं वो निरर्थक होते हैं। फिर इनको हिंदी में क्यों लाया गया, इनका हिंदी में क्यों उपयोग करते हैं, तो वो बात बता रहा हूं। सुनिए, बड़ी विशेष और बड़ी महत्वपूर्ण है। जब हम हिंदी भाषा का बार बार प्रयोग करते हैं, बहुत ही मुख्य बात है, जब हम हिंदी भाषा का बार बार प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति के सामने मुखातिब होने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनसे चर्चाएं करने के लिए, जब हम किसी हिंदी भाषा के शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं, तब सार्थक शब्दों के साथ साथ, तब सार्थक शब्दों के साथ साथ कुछ बिना अर्थ वाले शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं, और वही शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ये बात आप जान चुके होंगे। और सार्थक शब्द तो जिनका अर्थ होता है, और वही शब्द जो हिंदी भाषा के शब्दकोश में
अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं वही सार्थक शब्द होते हैं, और जिनका अर्थ नहीं होता है, बिना अर्थ के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं निरर्थक। लेकिन बात यह थी कि निरर्थक को हिंदी भाषा में क्यों उपयोग करते हैं, तो एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। देखिए उदाहरण क्या कहता है, मान लो आप आए हो तो चाय वाय पीकर जाना, पीकर जाना। मान लो क्रिया हो गई, चाय एक पेय पदार्थ है। फिर ये वाय क्या है, आप कहते हो दाल वाल खा लेना, रोना ढोना बंद करो। मेरे कहने का मतलब ये, मेरी बात को गौर से सुनिए, मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जब ये चाय पेय पदार्थ है, जब इस सार्थक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो इनके साथ में एक निरर्थक शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा है। इनका अर्थ होता है, क्योंकि ये एक क्या है, पेय पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, इन्हें रूढ़ शब्द भी आप कह सकते हो। अब देखिए, क्योंकि चाय का एक निश्चित अपना नाम है, इनका निश्चित अस्तित्व है। मेरे कहने का मतलब वाई जिनका कोई अर्थ नहीं है, वाई जिनका कोई अर्थ नहीं है, ये केवल इनको बोलने के साथ साथ में संप्रेक्षण के रूप में हम जिनसे हिंदी में चर्चाएं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनके साथ में वाई शब्द का भी हमने प्रयोग कर लिया, और ये शब्द क्या हुआ, निरर्थक। तो हमारे प्रयोग किए हुए शब्दों के कारण ही इस निरर्थक शब्द को हिंदी भाषा में लाया गया। क्यों, हम इन शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की पढ़ोगे या कोई दूसरी पढ़ोगे, उनमें इन दोनों के बारे में विवरण तो मिलेगा, लेकिन यह नहीं मिलेगा कि इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, ये बातें आपको नहीं मिलेगी। मेरे कहने का मतलब कि हम किसी भी शब्द को हिंदी भाषा में प्रयुक्त करने के लिए किसी सार्थक शब्द के साथ में निरर्थक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। कैसे, मान लो ये रोना ढोना बंद करो, अनेकों ऐसे शब्द हैं जो आप एक सार्थक शब्द के साथ में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन इनकी मुख्य बात ये प्रयुक्त कहां होते हैं, निरर्थक। अगर ये चाय के साथ में निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं किया तो क्या हमारा वाक्य गलत हो जाएगा, नहीं होगा। वाक्य अपना सही है, अगर आप लिखोगे इस वाय को तो भी सही है, अगर केवल ये लिख दोगे चाय पीकर जाना तो भी सही है, लेकिन लिख दोगे चाय वाय पीकर जाना तो भी सही है। क्यों, सार्थक के तुरंत बाद में हमेशा निरर्थक का प्रयोग होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। सार्थक शब्द के तुरंत बाद में हमेशा निरर्थक शब्द का प्रयोग होता है, यह भी ध्यान रखना। अगर नहीं करोगे तो भी सही है, एक भी रूप आप मान सकते हो। अब हम बात करेंगे विकार के आधार पर। अब हमारा मोस्टली महत्वपूर्ण बिंदु है विकार के आधार पर। लगभग शब्दों का जो मजबूत स्तंभ कहते हैं, जो मजबूत पक्ष कहते हैं, वो मजबूत पक्ष अब शुरू होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो हमेशा विद्यालय प्रांगणों में सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमने हिंदी भाषा की शुरुआत की, शुरू से लेकर अब तक जो बातें हमने सीखी वो हिंदी की बड़ी महत्वपूर्ण और हिंदी से रिलेटिव अच्छी बातें थी। आज हम इनके बाद में जो विकारी शब्द आएगा, जिसमें हमें संधि, समास, वो सारे जो आपके जहन में प्रश्न उठ रहे थे कि संधि नहीं आई अभी तक, समास नहीं आए, सर्वनाम नहीं आए, विशेषण नहीं आए, वो सारी चीजें अब हमें सीखने को मिलेगी, क्योंकि अब हम उस स्थान पर पहुंच गए जहां हमें बहुत पहले पहुंचना था, लेकिन इन सारी बातों की भी जानकारी जरूरी थी। अब अलग सेशन और अलग ही अंदाज और अलग ही रूप में आपको इन सारी बातों के बारे में, इन सारे तथ्यों के बारे में जानकारियां मिलेगी। जुड़े रहिए तब तक जब तक आप इन सारी बातों को गहराई से हासिल न कर लो। धन्यवाद, राम राम, आभार आप सभी।